students, let's start with a new chapter when people rebel 1857 and after. इस चैप्टर में हम जो लोगों में 1857 में रिबल हुआ उसके इफ़ेक्ट और उसके बाद में उसका क्या इफ़ेक्ट रहा वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिसीज़ एंड द पीपल. जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी जिससे कि लोग जो था उससे अनहैप्पी थे और अलग अलग पीपल्स पे अलग अलग इफ़ेक्ट थे उसके, जैसे कि किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, सब अलग अलग तरह से इफ़ेक्टेड थे. डिफरेंट वेज थे उनके इफ़ेक्ट होने के. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं नवाब लूज देयर पावर्स. जो मिड 18th सेंचुरी में नवाब और राजा जो थे उन्होंने उनकी पावर जो थी वो धीरे धीरे एरोड होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी. दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर. वो धीरे धीरे उनकी जो भी अथॉरिटी थी, उनके जो ऑनर थे, वो सारी चीज़ें उनकी ख़त्म होती चली जा रही थी. उसी का एक एग्ज़ाम्पल है इसमें रानी लक्ष्मीबाई का. रानी लक्ष्मीबाई झांसी wanted the company to recognize her adopted son as the heir of the kingdom after the death of her husband. रानी लक्ष्मीबाई ये चाहती थी कि उसके अडॉप्टेड सन को जो है रिकॉग्नाइज़ किया जाए और उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसको अडॉप्टेड जो सन है उसको जो है किंग वहाँ का बनाया जाए. जैसा हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी बनाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी दे आर नॉट एक्सेप्टेड द अडॉप्टेड सन. सेम केस नाना साहब का भी था कि वहाँ वो भी अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, और वो जो था उनके फादर इट मीन्स पेशवा बाजीराव सेकंड को जो है पेंशन मिलती थी और उनकी डेथ के बाद उस कंपनी से वो ये चाहते थे कि उनको भी पावर मिले, लेकिन कंपनी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी. एग्जाम्पल एक अवध का भी इसमें है कि अवध एक लास्ट टेरिटरी थी सब्सिडी अलायंस के थ्रू जिसको अनेक्स्ट किया गया था 801 में. सब्सिडी अलायंस भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अवध में सब्सिडी अलायंस इम्पोज किया गया था जिसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने ये एक पॉलिसी बना रखी थी कि जो आर्मी है वो हमारी होगी और आप जो है उसको पूरी तरह से उसका ध्यान रखोगे. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हम उसको अनेक्स कर लेंगे आपकी टेरिटरी को. तो अवध को उन्होंने अनेक्स्ट किया. 1856 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने डिक्लेयर किया कि जो टेरिटरी है उसमें जो है मिस गवर्न हो रही है, वहाँ पे प्रॉपर गवर्न नहीं हो रहा है और ब्रिटिश रूल जो है ज़रूरत है वहाँ पे ब्रिटिश रूल की प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए हम उसको अनेक्स कर रहे हैं. फिर कंपनी ने क्या किया, मुग़ल डेंसिटी का एंड करना चाहा. तो उन्होंने क्या करा, मुग़ल किंग को रिमूव करके क्या जो कॉइन्स होते थे उस पर जो उनके नाम या उनकी फिगर जो इम्प्रेस होती थी उसको उन्होंने रिमूव कर दिया. उसकी जगह पे वो अपना ब्रिटिश सिंबल वगैरह यूज़ करने लगे, वो चीज़ उन्होंने ख़त्म करी. फिर उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफ़र, हमें मालूम है बहादुर शाह जफ़र जो थे लास्ट मुग़ल रूलर थे, कि उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली को शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट से. पहले वो लोग रेड फोर्ट में रहते थे कि रेड फोर्ट से शिफ्ट करके दिल्ली में कहीं और उनको रहने के लिए जगह दे दी जाएगी. 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग आए. उन्होंने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफ़र जो है लास्ट मुग़ल किंग होगा, उसकी डेथ के बाद ये जो है जो किंग जो उनको टाइटल दिया है वो चीज़ नहीं चलेगी. जो भी उसके बाद उनके बेटे होंगे उनको प्रिंस या प्रिंसेस का टाइटल मिलेगा, किंग का टाइटल वहाँ से उन्होंने ख़त्म कर दिया. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज़. पीजेंट्स और सिपॉय इनकी क्या कंडीशन थी. तो कंट्री साइड हमारा रूरल एरिया की बात कर रहे हैं. कंट्री साइड में पीजेंट्स और जमींदार जो थे उनको हाई टैक्स पे करना पड़ रहा था. उस मेथड से वो लोग खुश नहीं थे. बहुत सारे लोग जो थे
इसमें फेल होते जा रहे थे। लोन उनको जो था वो जो लेते थे उसको वो बैक नहीं कर पाते थे मनी लैंडर्स को, और उसकी वजह से उनका जो बहुत पुराना लैंड, उनके टिल्टेड लैंड एंड सेंटर से जो अपने पूर्वजों के साथ से वो लैंड कल्टीवेट करते आ रहे हैं, वो उनके हाथ से निकल जा रहा था। इंडियन सिपाहीज जो थे वो एम्प्लॉय थे कंपनी में। सिपाहीज कौन होते हैं? इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स वर्क करते हैं उनको सिपाहीज कहा जाता है। तो सिपाही जो थे वो भी वहाँ पे हैप्पी नहीं थे, अनहैप्पी थे। उसके रीज़न क्या थे? देयर पे, अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। ये तीनों चीज़ें उनकी अच्छी नहीं थी। उनको सैलरी कम दी जाती थी कंपेरेटिवली ब्रिटिश सोल्जर्स, अलाउंस उनके बहुत कम होते थे, और उनकी वर्किंग कंडीशन, सर्विस की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो इन सब वजह से सिपाहीज भी हैप्पी नहीं थे। और एक चीज़ और थी कि वहाँ पे जो था न्यू रूल्स कुछ लगाए जा रहे थे, जैसे कि इंडियंस में ये एक सोच थी कि अगर हम सी क्रॉस करेंगे तो हमारा रिलीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसी टाइम पे बर्मा में वॉर चल रही थी और इन सिपाहीज को बर्मा जाने के लिए कहा गया बाय द सी रूट, लेकिन क्योंकि वो लोग सी रूट से नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने उस चीज़ को मना कर दिया। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उन्हें लैंड रूट से भेजा गया, लेकिन उनको उसके बदले में क्या हुआ? उनको बहुत पनिशमेंट मिला। और गवर्नमेंट ने 1856 में कंपनी ने एक न्यू लॉ पास किया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी, जो भी नया पर्सन कंपनी की आर्मी में आएगा उसको एग्री होना होगा टू सर्व ओवरसी इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत होगी तो उसे सी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो सिपाही जो थे इन सब चीज़ों से रिएक्ट हो रहे थे, वो इन चीज़ों से खुश नहीं थे। कंट्री साइड से वो लोग अटैच थे, क्योंकि सारे ज़्यादातर मोस्टली सिपाही जो थे वो विलेज से थे, उनकी फैमिलीज़ जो थी विलेज में थी, पीजेंट्स थे वो लोग। तो वो लोग, उनमें एंगर भरा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अनहैप्पी कर रही थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडियंस को। Responses to reform. The British believed that Indian society had to reform. ब्रिटिश बिलीव कर रहे थे कि इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म की ज़रूरत है। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। उस समय पे हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, उस चीज़ को वो स्टॉप करना चाह रहे थे। एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज़ की रीमैरिज के फेवर में थे। तो इसमें अगर हम बात करें सती प्रथा, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है, सती प्रथा क्या होती थी? जिसमें कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को उसके साथ जो था बर्न कर दिया जाता था, जो कि गलत था। तो ब्रिटिशर्स ने उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस प्रैक्टिस को रोकने के लिए लॉज बनाए। फिर उसके बाद एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज़ की रीमैरिज के लिए उन्होंने रूल्स बनाए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने लगे कि इंग्लिश लैंग्वेज लोगों को सीखनी चाहिए। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमिनेंट एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं वो अपना फ्रीली काम कर सकती हैं, वो यहाँ लैंड भी ले सकती हैं, प्रॉपर्टी भी ले सकती हैं क्रिश्चियन मिशनरीज़। तो उन लोगों ने अपना लैंड और मिशनरीज़ जो था इस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। 1850 में एक न्यू लॉ पास किया गया, जिसमें उन्हें कहा गया कि आप अगर अपना रिलीजन जो है कन्वर्ट करना चाहते हो, क्रिश्चियन बनना चाहते हो, तो वो इजीली आप बन सकते हो। और उसके बाद में आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें भी राइट बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके जो एंसेंटर्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका राइट ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की जो रूल रेगुलेशंस जो थे गवर्नमेंट बना रही थी, जिससे इंडियंस जो थे उनके मन में ये आया कि ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। ब्रिटिशर्स जो है उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। कि जो उनका ट्रेडिशनल वे है, उनके कस्टम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। Becomes a popular rebellion. What is mutiny? When a group of soldiers disobey their officers in the army. तो
एक म्यूटनी जो थी कैसे एक पॉपुलर रिबेलियन बन गई, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इस थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल आर नॉट अनयूजुअल, कि ये सारी चीज़ें कॉमनली होती जा रही थी, रूलर्स और रूल के बीच में कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होती चली जा रही थी। समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकेम क्वाइट वाइड स्प्रेड, कई बार जो था ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे और कई बार नहीं बढ़ते थे। तो उसके लिए इसमें जो था क्या हो रहा था, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल being to believe that they have a common enemy, उनको ऐसा लगने लगा कि हमारा एनिमी जो है वो कॉमन है, एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम, हमें एक ही साथ उस एनिमी के लिए खड़े होना चाहिए। फॉर ए सच सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, उसके लिए लोगों को ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी में एक सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि डेवलप हुई नॉर्दर्न पार्ट्स में 1857 में। आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रॉक्स 100 years तक जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फेस किया एक बहुत बड़ा रिबेलियन जो स्टार्ट हुआ हमारा इन मई 1857 में। और जो था कंपनी जो था बहुत ज़्यादा उससे डर गई। क्या स्टार्ट हुआ, सिपाहीज म्यूटेंट इन द सेवरल प्लेसेस बिगनिंग फ्रॉम द मेरठ से सिपाहीज की ये म्यूटनी स्टार्ट हुई और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रोज अप इन द रिबेलियन, बहुत सारे अलग अलग सेक्शन से लोग वहाँ आए और वो उस रिबेलियन में जुड़ गए। अब इसमें आ रहा है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, किस तरह से वो लोग मेरठ से दिल्ली तक उन्होंने उस रूट को कवर किया। ऑन 29 मार्च 1857 ए यंग सोल्जर मंगल पांडे वाज हैंग्ड टू डेथ, उसको फांसी की सज़ा दी गई फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर, उसने बैरकपुर में अपने ऑफिसर पे अटैक किया था। सम डे लेटर सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टेज, तो उसी समय पे क्या हुआ था, एक न्यू कार्टेज आई थी, उसमें क्या था, उन लोगों को ये उन्होंने सुना कि उसके ऊपर जो वो कार्टेज है वो ग्रीस्ड की गई है काऊ और पिग के फैट से। तो ये चीज़ जो था उन लोगों को अपने रिलीजन पे ले लिया उन्होंने कि ये हम इस ड्रिल को नहीं करेंगे, जो न्यू कार्टेज आई है उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो वो फिर उसके बाद क्या हुआ, 85 सिपाहीज were dismissed for service and sentences to 10 years in the jail, उनको कितने 85 सिपाहीज को डिसमिस कर दिया गया सर्विस से और उन्हें जेल में डाल दिया गया, किस लिए, फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर, उन्होंने अपने ऑफिसर की बात नहीं मानी थी। ये कब हुआ, 9 मई 1857 में। The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary। अब क्या हुआ कि वहाँ मेरठ के जो भी और सोल्जर्स थे उन्होंने बिल्कुल ही अलग किया। ये सब कब हुआ, 9 मई को। 10 मई में सोल्जर्स ने मार्च की और जेल में, मेरठ के जेल तक, और उन्होंने जितने भी जो सिपाहीज को उन्हें अरेस्ट किया गया था, जेल में डाला गया था, कितने थे वो 85, उनको सबको रिलीज़ कर दिया, उसमें वहाँ से छुड़ा दिया। दे अटैक एंड किल द ब्रिटिश ऑफिसर, और उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ पे थे उनको ऊपर अटैक किया और उन्हें मार दिया। दे कैप्चर्ड गन एंड एम्यूनिशन एंड सेट फायर to the building and properties of the British and declare war on the फिरंगीज। फिरंगी किसको कह रहे हैं, फॉरनर्स को, जो कि हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, फिरंगीज उनको टर्म उनके लिए यूज़ किया गया है कि उन सोल्जर्स ने क्या किया कि वहाँ पे उन पे अटैक किया, वो जो सोल्जर्स थे उन्हें वहाँ से रिलीज़ कराया, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको पर अटैक किया और उन्हें मार दिया। उनके पास जो भी एनिमेशन था और जो गन वगैरह थी वो सब अपने कब्जे में ले ली, उनकी बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया और वॉर का कर दिया डिक्लेयर कि हम फिरंगीज़ के अगेंस्ट जो है हम वॉर करेंगे। अब क्या हुआ कि जो था उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बट हु वुड द रूलर ऑफ द
लैंड इंस्टेड, कि अब उन्होंने ये तो सोच लिया, अब उनके मन में एक पॉइंट आया कि अब हम ब्रिटिशर्स को जब हटा देंगे तो हमारा रूलर कौन होगा। तो सोल्जर हैड द एन आंसर, उनके पास क्या आंसर था, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। कि उनके मन में ये आया तुरंत कि अब जब ये ब्रिटिशर्स हट जाएंगे तो क्योंकि मुगल रूल पहले चल रहा था तो मुगल रूल ही फिर से हम एक्सेप्ट करेंगे, बहादुर शाह जफर को हम अपना लीडर बनाएंगे, हम उसको उसके बाद का रूलर बना देंगे। द सिपाहीज ऑफ मेरठ रोड ऑल द नाइट एंड 10th May टू रीच दिल्ली। पूरी रात वो लोग चले और दिल्ली पहुंच गए 10th May को। अब उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में पहुंच गए, न्यूज़ जो थी वो पूरे में स्प्रेड हो गई और रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रेबिलियन। वहाँ पे जो दिल्ली में जो रेजिमेंट थी वहाँ पे भी रेबिलियन स्टार्ट हो गया अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर। वहाँ पे भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा जाने लगा, उनका एनुवेशन जो था वो सारा सीज कर लिया गया, बिल्डिंग जो थी उनको जला दिया गया। तो ये सारी चीज़ें सोल्जर्स करते जा रहे थे और जो था वो सब कहाँ पहुँच गए, रेड फोर्ट पे। अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेड फोर्ट में बहादुर शाह जफर जो थे वो रेड फोर्ट में रहते थे, तो वहाँ पे वो लोग सब इकट्ठे हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि द एम्परर वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज टू द माइट ब्रिटिश पावर। वो जो था बहादुर शाह जफर उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि वो ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट हो, लेकिन सोल्जर्स ने उनको ऊपर जब प्रेशर बनाया तो वो उस चीज़ के लिए तैयार हो गए। दे फोर्स दैट देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। उन्होंने उससे कहा कि बहादुर शाह जफर से कि आप हमारे लीडर बन जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने एक्सेप्ट कर ली उन लोगों की डिमांड। He wrote a letter to all the chief and rulers of the country to come and forward and organize a conference of the Indian states to fight the British। कि उन्होंने एक लेटर लिखा कि जितने भी चीफ्स हैं, रूलर्स हैं, वो सब आएँ, आगे बढ़ के आएँ और जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट जो है उसके लिए तैयार हो जाए। दिस सिंगल स्टेप टेक बाय द बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन। इस एक लेटर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया और बहुत सारे लोग जो कि चीफ और जो वहाँ पे रूलर्स जो थे जो ब्रिटिश से अनहैप्पी थे वो सारे लोग जो था वो तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए, द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मुगल डायनेस्टी ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत बड़े पार्ट पे हमारे रूल कर चुकी थी, तो मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चीफ्टन्स कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज। उनके पास अलग अलग टेरिटरीज थी और उनके बिहाफ पे, मुगल रूलर के बिहाफ पे वो लोग वर्क कर रहे थे। तो उनको ये लगा कि ब्रिटिश रूल ख़त्म होगा, हमारे को फिर से पावर मिलेगी और फिर उसके बाद जो है हमारा रूल स्टार्ट हो जाएगा मुगल डायनेस्टी के अंडर में। इसलिए वो लोग सब एक बहादुर शाह के एक लेटर पे सब वहाँ पे आगे बढ़ गए और आ गए। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। ब्रिटिशर्स इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि अचानक से इतने सारे लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्टेज। वो लोग ये सोच रहे थे वो जो ग्रीस कार्टेज हमने स्टार्ट किया उसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस हुआ है। और लेकिन क्या हुआ, बहादुर शाह जफर के डिसीजन से जो था रिबेलियन में वो चेंज हो गया। The rebellion spread after the British were routed from Delhi। दिल्ली से जब उनको हटा दिया गया, there was no uprising almost 1 week। 1 week तक कोई भी अपराइज नहीं हुआ और इतने टाइम में न्यूज़ जो थी वो सारे में फैल गई और एक म्यूटनी जो थी वो स्टार्ट हो गई। म्यूटनी हम ऑलरेडी पार्ट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, रेजिमेंट्स आफ्टर रेजिमेंट्स ये म्यूटनी जो थी आगे बढ़ती चली गई। इसी में क्या हुआ कि जो इसका नोडल पॉइंट्स जो थे, नोडल पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो ये 3 जो थे उनके नोडल पॉइंट्स थे जहाँ पे ये रिबेलियन जो था, ट्रूप्स जो थे वहाँ पे पहुँचे और जो था उन्होंने क्या किया, द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेज also rose up in the rebellion and rallies around local leaders। local leaders जो रैलीज निकालने लगे, टाउन्स और विलेज में लोग जो थे वहाँ आगे आने लगे। जमींदार, चीफ्स ये सब जो थे प्रिपेयर हो गए, इस्टेब्लिश हो गए अथॉरिटीज़, ब्रिटिश अथॉरिटी से फाइट करने के लिए। नाना साहब अडॉप्टेड सन जो थे पेशवा बाजीराव के, उन्होंने कानपुर में के पास वो रहते थे, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया पेशवा। फिर उसी तरह से आपका रानी लक्ष्मीबाई
उन्होंने भी जो सिपाहीज़ का जो रिबेलियन था उसको ज्वाइन किया। इस तरह से जो भी वहाँ पे थे उन्होंने नाना साहब के साथ मिलके उसको रिबेलियन को ज्वाइन किया। मध्य प्रदेश में मंडाल रीजन में जो था रानी अवंतीबाई जो थी उन्होंने उसको ज्वाइन किया। इस तरह से बहुत सारे लोग जो थे, थाउजेंड्स लोग जो थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए। और ब्रिटिशर्स जो थे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उनको डर हो गया था कि जो था ब्रिटिशर्स में जो टेरर आ गया था कि जो है इतने ज़्यादा लोग जो है हमारे अगेंस्ट हो गए हैं उस चीज़ के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, न्यू लीडर्स केम अप, कुछ नए लीडर्स आए सामने, जैसे कि अहमदुल्ला शाह, एक मौलवी थे, ये फैज़ाबाद के थे। इन्होंने इसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आए, उन्होंने जो था लड़ाई में फाइट में आगे बढ़ के आए। ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो था फाइट करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए धीरे धीरे जो था ये रिबल जो था कंट्री में फैल गया। अब कंपनी फाइट बैक, अब कंपनी ने कैसे फाइट बैक करी? अभी तो वो लोग हार रहे थे सब जगह, क्योंकि जो था सारे सोल्जर्स एक साथ इकट्ठे हो गए थे और वो लोग ब्रिटिशर्स उनसे बहुत सारी वॉर्स में हार रहे थे। अब क्या हुआ कि जब कंपनी ने फाइट बैक करी तो उन्होंने क्या स्कीम्स निकाली। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन द कोर्ट। द रिबेलियन स्प्रेड, ये रिबेलियन जो था वो किस तरह से सारे में फैला। तो इसमें जब ब्रिटिशर्स जो थे रूटेड फ्रॉम द दिल्ली, तो वहाँ पे अप्रॉक्स 1 वीक तक कोई भी अपराइज नहीं हुआ और वो न्यूज़ जो थी वो स्प्रेड हो गई और बहुत सारे जो म्यूटनीज जो थे वो स्टार्ट हो गई। उसमें इनके जो नोडल ऑफिस जो थे, नोडल पॉइंट्स जो थे ट्रूप्स के, वो दिल्ली, कानपुर और लखनऊ थे। उसमें आपका नाना साहब जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट जो था आर्म फोर्स तैयार कर ली और उन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने भी ट्रूप्स जो आपके जो सिपाहीज़ जो थे उनको ज्वाइन किया नाना साहब के साथ। इस तरह से धीरे धीरे जो भी लोग मिल रहे थे वो सब अपने पूरे फोर्स के साथ मिल रहे थे और इससे क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स बहुत सारी वॉर्स जो थे, बैटल्स जो छोटी छोटी हो रही थी उसमें वो हारते जा रहे थे सिपाहीज़ से, इंडियन सोल्जर्स से। वो लोग जो इंडियंस जो थे वो प्लेज ले रहे थे कि थोड़े ही दिन में अभी जो है ये ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा और हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है, इस चीज़ की उन लोगों की प्लेज हो रही थी। उसी टाइम पे कुछ नए लीडर्स भी निकल के आए, जैसे अहमदुल्ला शाह, एक मौलवी थे फैज़ाबाद के। उन्होंने भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो था बहुत ज़्यादा फाइट करी और वो जो इस तरह से जो था ये रिबेलियन जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ब्रिटिशर्स जो थे उनके मन में कहीं ना कहीं ये टेरर आ रहा था कि इंडियंस इतने ज़्यादा आगे बढ़ के आ रहे हैं जिसका कि हमें नुकसान हो रहा है। द कंपनी फाइट बैक, कंपनी ने फाइट बैक कैसे करी? द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवॉल्ट विद ऑल इट्स माइट्स, हर तरह से उन्हें उसको जो रिवॉल्ट हो रहा था उसको दबाना था। इट ब्रॉट री इन्फोर्समेंट फ्रॉम द इंग्लैंड, पास ए न्यू लॉ सो दैट द रिबल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज, कि आराम से, जिससे कि हर तरह से उनको उसको ख़त्म करना था। एंड देन मूव इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट, वो मूव किया उन्होंने। स्टॉर्म का सेंटर जो था कौन सा था? वो हमारा दिल्ली। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबल फोर्स इन सितंबर 1857, सितंबर में उन्होंने उसको रिकैप्चर कर लिया। मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने कोर्ट में ले गए और वहाँ पे उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिली। एंड उसकी वाइफ जो थी बेगम जीनत महल, उसको भी प्रिजन में डाला, रंगून में उन दोनों को भेज दिया गया। इन अक्टूबर 1858 बहादुर शाह जफ़र डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862, तो उसको रंगून भेज दिया गया अक्टूबर 1858 में उसकी वाइफ को और उसको, और 1862 में उसकी नवंबर में रंगून में ही जेल में डेथ हो गई।
फिर उसके बाद दिल्ली को रिकैप्चर करने के बाद वो लोग जो थे आगे बढ़े और उन्होंने जो था लोगों को कंटिन्यूस बैटल होती रही ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स जो था ये इस तरह से उन्होंने फाइट 2 इयर्स तक करी। 2 इयर्स तक वो पॉपुलर रिबिलियन को दबाने के लिए वो फाइट करते रहे। अब क्या हुआ, उसके बाद लखनऊ मार्च 1858 में रानी लक्ष्मीबाई डिफीटेड हुई और उनकी डेथ हो गई 1858 में। फिर उसके बाद जो था रानी अवंतीबाई जो थी वो भी, उनको भी हरा दिया गया, उनको बहुत ज़्यादा चारों तरफ से घेर के उन्हें भी मारा गया। इस तरह से जो था वो धीरे धीरे उसको दबाते जा रहे थे जो जो हमारे उनके अगेंस्ट में थे। फिर उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने क्या किया, द ब्रिटिश ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक देयर लॉयल्टी। अपनी लॉयल्टी को वापस लेने के लिए लोगों के से उन्होंने क्या अनाउंस किया, दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंडलॉर्ड्स, कि जो हमारे लॉयल हैं उनको हम रिवॉर्ड देंगे। वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू द इंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड, उनके जो लैंड हैं उस ट्रेडिशनल लैंड्स उन पे जो उनके राइट्स हैं उसको इंजॉय करने देंगे, उनसे हम उनका पावर्स नहीं लेंगे। दोज हु हैड रिबल्ड वर टोल्ड दैट इफ़ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश, कि जो रिबल्ट जिन्होंने किया है अगर उनको आप हमारे को सबमिट कर दोगे, आप हमें दे दोगे तो, और उन्होंने किसी वाइट पीपल को नहीं मारा है तो हम उनको छोड़ देंगे, हम उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं देंगे। दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, कि उनके जो लैंड है वो कोई भी चीज़ हम उनसे नहीं लेंगे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, 100 ऑफ सिपाहीज, रिबल्स, नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग, उन सबको पकड़ा गया और उन सबको हैंग कर दिया गया। आफ्टर मार्च ब्रिटिश हैड regained control of the country by the end of 1859। 1859 के एंड में ब्रिटिशर्स ने दोबारा से अपना कंट्रोल कंट्री पे कर लिया, बट they could not carry on ruling the land with the same policies and more anymore, कि जो पॉलिसीज़ उनकी पहले थी उनके साथ वो उस चीज़ को नहीं कर पाए, उन्होंने उनको चेंजेस किया क्योंकि उनको मालूम था कि जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं ये रिबल जो है उसी वजह से हुआ है, तो उन पॉलिसीज़ को हमें चेंज करना ज़रूरी है। तो अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो उन्होंने किए वो ये हैं। सबसे पहले क्या किया, The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the power of the East India Company to the British Crown। तो ब्रिटिश क्राउन को, जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी, उसको किसको दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को। ये एक नया एक्ट बनाया गया 1858 में कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होंगी, ब्रिटिश क्राउन की। जो भी वहाँ पे वर्क होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारी। और ए नंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, कि इंडिया में जो भी गवर्न हो रहा है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सेक्रेटरी की। और वो कौन होगा, ही वाज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइज हिम, उसको एक काउंसिल दी जाएगी एडवाइस करने के लिए। और वो गवर्नर जनरल जो होगा उसको, उसका टाइटल चेंज कर दिया गया, अब वो वॉइस रॉय बन गया। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि गवर्नर जनरल होता था, अब कौन होगा, वॉइस रॉय। वॉइस रॉय होगा, और वो कौन होगा वॉइस रॉय, ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, क्राउन का एक पर्सनल, जैसे कि एक पर्सनल असिस्टेंट होता है ऐसे ही उनका वो रिप्रेजेंटेटिव उनको रिप्रेजेंट करेगा क्राउन को, और वो कौन होगा, वॉइस रॉय। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट उसमें उन्होंने क्या किया, all the ruling chiefs of the country were ensured that their territory would never be annexed in future। जो भी हमारे यहाँ पे चीफ थे उन लोगों को ये श्योरिटी दी गई कि अब आपकी जो भी टेरिटरी हैं उनको हम अनेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया उसमें कि जो है ही वाज डिक्लेयर दैट proportion of Indian soldiers in the army would be reduced, कि अभी तक सिपाहीज बहुत ज़्यादा होते थे आर्मी में, अब उनका नंबर जो था वो रिड्यूस कर दिया। नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स जो था बढ़ा दिए गए, इंक्रीज करे गए, और इंडियन सोल्जर्स जो थे वो कम करे गए। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वाज कॉन्फिस्केटेड ऑन ए लार्ज स्केल, जो एंड दे वर ट्रीटेड विद
सस्पिशियस एंड हॉस्टिलिटी, कि मुस्लिम्स जो थे उनका जो भी एरिया था वो ज़्यादा उन्होंने अपने अंडर में ले लिया. द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन द बिग वे, कि मुस्लिम जो हैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस रिबेलियन के. फिर उसके बाद क्या हुआ, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड द सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया, कि जो भी आपके कस्टम हैं, रिलीजन है इंडियंस के, वो उसमें जो है इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, उनका रेस्पेक्ट करेंगे. द पॉलिसीज वर मेड to protect landlords and zamindars and give them the security of right over their land, कि उनके लैंड पे उनकी सिक्योरिटी रहेगी और उनको जो है उनके राइट्स जो हैं वो उनको प्रोटेक्ट किए जाएंगे. इस तरह के राइट्स बनाए जाएंगे, इस तरह के न्यू लॉज बनाए. नाउ मैप पर these are the main center of the revolt: मेरठ, बरेली, फैजाबाद, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी. ये हमें मैप में फिल करने हैं. दीज आर द मेन सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट 1857.